हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशी होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 1000 MCQ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इससे पहले मैं 2 क्लास कर चुका हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज 41 से 60 डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था कि 1000 MCQ क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है उसमें मैं पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन टारगेट लेके चला हूँ। तो आज शाम का तीसरा लेक्चर है जिसमें 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये NCL, NLC, SSC JEE, वैजाग स्टील, RCFL, UPPSC AE, स्टेट PSU, जिस एग्ज़ाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करता हूँ और पूरा डिटेल में बताता हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको PDF मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF का लिंक जब मिलेगा तो इसमें टेलीग्राम, अगर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी का लिंक दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, किसी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज। लेकिन फिर भी मैं इसमें इमेज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप उस पर लिंक पे पहुँच जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The deformation of bar under its own weight as compared to that when subjected to direct axial load equal to its own weight। तो इससे पहले ही बताया था कि जो सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है, मैंने इलोंगेशन होता है, तो उसको मान लेते हैं डेल वन, उसको मानते हैं डेल्टा वन। तो डेल्टा वन पहले बताया था क्या होता था, WL/2AE होता है ड्यू टू डिफ्लेक्शन के कारण। मतलब सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है WL/2AE होता है, और जो सिंपल डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू एक्सियल लोड वो WL/AE होता है। तो पूछा क्या है, ऑन वेट मैंने डेल्टा वन बाई डेल्टा टू पूछा है। ठीक है, तो डेल्टा वन क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ओन वेट के कारण जो होगा और एक्सियल लोड में क्या रिलेशन होगा, तो एक्सियल रिलेशन जो है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, टू टेपरिंग बार ऑफ सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड P, द लेंथ ऑफ बोथ द बार्स आर द सेम, द लार्जर डायमीटर ऑफ ईच ऑफ बार इज D एंड द डायमीटर ऑफ बार A एट इट्स स्मॉलर एंड इज d/2 एंड बार B का जो डायमीटर है d/3 है एक का, और एक एंड का सभी का जो है दोनों का dd है। तो इससे पहले बताया था कि जो डिफ्लेक्शन होता है, इलोंगेशन होता है ड्यू टेपरिंग ऑफ रॉड, उसका क्या रिलेशन होता है, इलोंगेशन जो होता है, ठीक है, टेपरिंग रॉड के कारण 4PL/πE_d1 d2। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d1/dt हो रहा है। तो अब क्या करना है, सिंपल इसको निकालना है रेशियो। तो मान लीजिए डेल्टा एल ए बाई डेल्टा एल बी कर देंगे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर का। तो पहला वाला केस में क्या है, एक मैंने बार ए के लिए जो डायमीटर है एक तो डी फिक्स है और दूसरा वाला क्या है d/2 है। ये तो पहला केस के लिए। और बी के लिए लेंगे तो डायमीटर एक तो बड़ा वाला डायमीटर डी है और दूसरा वाला डायमीटर d/3 है। तो यहाँ से कट हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नंबर 43, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ लिनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल, मैंने आइसोट्रोपिक बोला, तो जब भी आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस रहेगा तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो किसके लिए होता है, जैसे हम कोई भी दो चीज़ को निकाल लेंगे तो हो सकता है। तो आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस रहेगा तो उसका होता है 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फिर बोला जाए कि ऑर्थोट्रोपिक के लिए, तो ऑर्थोट्रोपिक के लिए क्या होता है, तो ऑर्थोट्रोपिक के लिए जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है ना, 9 होता है। और एंसियोट्रोपिक के लिए, एंसियोट्रोपिक के लिए 21 होता है। और आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस के लिए 2 होता है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो 2, 9, 21 आपको याद रखता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ थिन सिलेंडर सेल ऑफ डायमीटर d and thickness t subjected to internal pressure P,
तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज इन लेंथ निकालते हैं। तो चेंज इन, पहला केस देखिए, चेंज इन लेंथ निकालेंगे, सब पूरा डिटेल में बताते हैं। चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ में जब निकालेंगे तो क्या होता है, तो जब स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी जिसके अलोंग निकालते हैं तो क्या निकलता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाले, यानी कि सिग्मा एल बाई ई हो जाएगा। ठीक है, और जिसके जिसके एल के रिस्पेक्ट में निकालें, जिसके रिस्पेक्ट नहीं निकाले उसमें म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाई हो जाता है, ई फिक्स ई म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, और सिग्मा सी बाई ई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा। अब सिग्मा एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, पी डी बाई 4T होता है, और न्यू म्यू, और इसका पी डी बाई 2T होता है। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा क्या हो जाएगा, पी डी बाई 4T कॉमन ले लेते हैं, 4T कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा, 2 न्यू। तो ये क्या आया आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए चेंज इन डायमीटर निकालते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, चेंज इन डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डायमीटर में चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन डी निकालेंगे। तो एप्सिलॉन डी में डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल वाला लेते हैं, डायमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो हो रहा है, तो सिग्मा सी बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एल बाई ई। इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे पहले किया, तो इसका आएगा पी डी बाई 4TE 2 माइनस न्यू आएगा। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन आ गया। अब चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डी मैंने डायमेंट्रल वाला, और स्ट्रेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसको दोनों को पुट करेंगे, जो दोनों का वैल्यू आया, दोनों का वैल्यू जब पुट करने के बाद आपका जो रिलेशन आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आएगा पी डी बाई 4TE 5 माइनस 4 न्यू। तो ये आपका आएगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आया, तो ऑप्शन आपका सी आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 45, अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट रिजल्ट्स इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 60 मेगापास्कल देन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द मटेरियल। तो ये जो ये केस है किसका है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, मैंने ये केस किसके लिए है, मोर सर्किल पढ़े होंगे, तो मोर सर्किल में क्या होता है, प्योर शियर का कंडीशन है। तो मोर सर्किल में जब प्योर शियर का केस रहता है, प्योर शियर का, तो उसमें क्या होता है, इस तरह का बनता है मोर सर्किल। तो ई वाला जो होता है इसी को बोलते हैं मैक्सिमम टॉमैक्स, जो होता है रेडियस ऑफ मोर सर्किल होता है। तो रेडियस ऑफ मोर सर्किल इसमें क्या होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल होता है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन मटेरियल इज 60 मेगापास्कल, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेन एट पॉइंट आर 100 × 10⁻⁶ एंड -200 × 10⁻⁶, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट द पॉइंट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होता है बाई 2 इक्वल टू स्ट्रेन एक्स माइनस स्ट्रेन वाई बाई 2, तो इस कैंसिल हो जाएगा। और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन मान लीजिए 100 × 10⁻⁶, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 × 10⁻⁶, आप कॉमन लेंगे तो प्लस करेंगे तो 300 × 10⁻⁶, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन सिलेंडर सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल ऑफ सेल इज 0.3, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द सेल इज सब्जेक्टेड टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन एंड एक्सियल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। इससे पहले बताया मैंने कि डिस्कस किया, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, जो हुप स्ट्रेन होता है, कि जो मतलब डायमीटर के अलग होता है, जो डायमीटर चेंज इन डायमीटर होता है वही तो आपका हुप स्ट्रेन होता है। तो हुप स्ट्रेन मान लेते हैं हुप स्ट्रेन, तो हुप स्ट्रेन क्या होता है, हुप स्ट्रेन जो होगा क्या हो जाएगा, पी डी बाई 4TE 2 माइनस न्यू। ठीक है, यानी पॉइजन्स रेशियो। और जो एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के होता है, हुप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोल सकते हैं एलोंग एक्सियल स्ट्रेन होता है, जो एक्सियल के डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो होता है उसी को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेन। और जो सर्कमफ्रेंशियल पे होता है, जो डायमीटर जो चेंज इन डायमीटर के जो जिससे स्ट्रेन निकलता है उसको बोलते हैं हुप स्ट्रेन, और जो लेंथ से निकलता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका क्या हुआ, इससे भी निकाले थे, तो पी डी बाई 4TE 1 - 2 में हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 2 न्यू।
7. A thin cylinder cell is subjected to internal pressure P. The Poisson's ratio of material of cell is 0.3. Due to internal pressure, the cell is subjected to circumferential strain and axial strain. The ratio of circumferential strain, जो circumferential strain होता है वो किसके कारण होता है? जो डायमीटर के कारण होता है. तो इससे पहले भी निकाला था स्ट्रेन जो निकाला था डायमीटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन जो हुप स्ट्रेन बोलते हैं. तो सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेन जो होता है उसी को हुप स्ट्रेन होता है, जो डायमीटर के अलावा निकलता है. उसका जो वैल्यू निकाले थे हम, क्या निकाले थे? पी डी बाई 4TE 2 माइनस म्यू. और जो लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन था, जो एक्जियल स्ट्रेन था, जो लेंथ के अलॉन्ग जो स्ट्रेन निकलता है उसी को बोलते हैं एक्जियल स्ट्रेन, जिसका था वैल्यू PD बाई 4TE 1 माइनस 2 न्यू. तो ये दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो करेंगे तो कट जाएगा. तो 2 माइनस म्यू और 1 माइनस 1 माइनस 2 म्यू और 2 हो गया. म्यू की जगह 0.3 पुट करेंगे. 1 माइनस 0.2 इंटू 0.3 0.6. तो 1.77 डिवाइडेड बाई 0.4. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4.25. ऑप्शन डी आपका राइट आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A cantilever beam carries a load W uniformly distributed over its entire length if the same load is placed at free end. ठीक है, जैसे मान लीजिए दो केस होगा. ठीक है, पहला केस देखते हैं. कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और लोड जो लग रहा है W लग रहा है. ठीक है, लेकिन दूसरा केस में क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन लोड जो है फिक्स इन पे लग रहा है. लोड जो है नहीं, सॉरी, दूसरा केस देखिए. ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए लोड W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ इफ द सेम लोड इज प्लेस्ड एट ए फ्री एंड. अब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सॉरी, ये सिंपली कैंटिलीवर बीम है. सिंपली कैंटिलीवर बीम है और इस पर पॉइंट लोड लग रहा है जो W लग रहा था. ठीक है, तो दोनों के केस में क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, पूछा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा. तो इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL3/8EI होता है. ठीक है, कैंटिलीवर बीम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो WL3/8EI होता है. लेकिन अगर पॉइंट लोड में सिर्फ फ्री एंड पे लोड लगता है तो WL3/3EI होता है. तो दोनों का रेशियो पूछा है तो del1/del2 पूछेंगे. तो del1/del2 यानी कि del1/del2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तो कट जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा. तो 3/8 आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सर्कुलर सेक्शन रॉड ABC इज फिक्स एट एंड. देखिए, कोई एक सर्कुलर रॉड है, ये रॉड जो है सर्कुलर है और दोनों तरफ फिक्स कर दिए, इधर भी फिक्स कर दिए, इधर भी फिक्स कर दिए. इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए. ठीक है, फिर बोलता है कि इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क T एट B. टॉर्क लग रहा है. ठीक है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है. फिर AB और BC का जो लेंथ है, माने दोनों का LL लेंथ है. ठीक है, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB सेक्शन के लिए 2J है और इसके लिए सिर्फ J है. तो आपको पता होना चाहिए इफ G इज ए मोटर रिजिडिटी एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ टू स्टेट पॉइंट B. तो ये क्या है, सीरीज में है. तो सीरीज में क्या होता है, T1 टॉर्क एट A प्लस टॉर्क एट B इक्वल टू T हो जाएगा और थीटा A इक्वल टू थीटा B हो जाएगा. ठीक है, थीटा A इक्वल टू थीटा B हो जाएगा. तो थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए. A पे निकालेंगे तो TA L तो दोनों के लिए सेम है और GB सेम है और J की जगह 2J लिख देंगे A के लिए और B के लिए लिखेंगे TB. L तो सेम है दोनों के लिए, GB सेम है और J हो गया. तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा क्या, TA जो होगा TB, यहाँ से जो रिलेशन होगा TA जो होगा क्या हो जाएगा, TA जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ TB हो जाएगा. TA क्या होगा, ट्वाइस ऑफ TB हो जाएगा. अब जब इस पे रिलेशन, इस पे अगर TA का वैल्यू पुट करेंगे तो यानी कि TB जो आएगा आपका T/3 आ जाएगा. T/3 आ गया. अब क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्जनल इक्वेशन होता है क्या होता है. तो T/J इक्वल टू G θ/L होता है टॉर्जनल इक्वेशन.
टॉर्जन इक्वेशन होता है। तो टी हमको निकालना है, क्या निकालना है वो थीटा ट्विस्ट एट बी निकालना है। तो थीटा एट बी निकालना यानी क्या हो जाएगा, एल तो एल ही होगा, टी बी क्या है T/3, तो T/3 हो गया डिवाइडेड बाई क्या जी, ये तो जे ही होगा और जे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा बी क्या हो जाएगा TL/3 यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। A beam of diameter 75 mm, span length of 10 meter is subjected to uniformly distributed load W kilonewton per meter. The maximum value of bending moment placed is, what is the value of distributed load if the beam is simply supported? तो इससे पहले ही बताया था कि जो shear force डायग्राम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए इस तरह होता है। ये यहाँ पर बी पॉइंट होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये होता है, ये सी होता है, ये क्या होता है WL/2 हो जाएगा, ये भी WL/2 हो जाएगा, तो दोनों WL/2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है। तो शियर फोर्स का जहाँ पर साइन चेंज होगा उसी को तो बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पहले बेंडिंग मोमेंट का भी डायग्राम बनाया था इस तरह करके। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम हो जाएगा WL²/8 होता है। लेकिन अगर हम एरिया अंडर दी शियर फोर्स डायग्राम करेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट देगा, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ WL/2 इंटू L/2, तो यहाँ से भी आ जाएगा WL²/8। तो W की जगह कितना दिया है, W की जगह पुट कर दो कितना, तो ये जो क्या है बेंडिंग मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा किसके बराबर दिया, इसके बराबर दिया, यानी कि 6.75 इक्वल टू W निकालना है, L का वैल्यू कितना दिया है 10 का स्क्वायर, 10 यानी 10 का स्क्वायर और इधर 8, यहाँ से जब W निकालेंगे तो 0.54 किलोन्यूटन के बराबर आएगा, 0.54 किलोन्यूटन पर मीटर। आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो होता है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस में, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू Z इंटू सिग्मा परमिसिबल होता है, यानी कि सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड ऑन सेक्शनल मॉडुलस, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फॉर अ डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या क्या हो सकता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए इसको डिटेल में जानते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रेस्का थ्योरी, ट्रेस्का बोल सकते हैं, प्लस गेस्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको बोलते हैं रेनकाइन थ्योरी, रेनकाइन। और ये जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको बोलते हैं सेंट बेनेंट थ्योरी। ठीक है, और इसको जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होता है इसको बोलते हैं हेग्स थ्योरी, हेग्स थ्योरी। ठीक है, और एक होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको बोलते हैं बॉन माइसेस थ्योरी, बॉन माइसेस थ्योरी बोलते हैं। जो बॉन माइसेस थ्योरी होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होता है जो डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। क्या, या तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है ये डक्टाइल मटेरियल के होता है, ठीक है, और बॉन माइसेस थ्योरी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी डक्टाइल के लिए होता है। लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो रेनकाइन थ्योरी होता है यह ब्रिटल मटेरियल के होता है। तो इसमें पूछा क्या, फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्जन इज फॉल्स। देखिए तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म। देखिए तो सब ऑप्शन देखते हैं। द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है अलोंग द लेंथ, ये वेरी करता है लीनियरली विथ लेंथ, लेंथ के साथ वो लीनियरली वेरी करता है, और मैक्सिमम होता है फ्री एंड पे। मतलब ये तो आपका यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। द शाफ्ट होगा, द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट, ये तो सही है, ऑप्शन सही है। मैंने स्टेटमेंट सही है, मैंने पूछा स्टेटमेंट फॉल्स क्या है, क्रॉस सेक्शन प्लेन बिफोर टॉर्जन रिमेन प्लेन आफ्टर टॉर्जन, ये भी सही है। ऑल रेडिया गेट ट्विस्टेड ड्यू टू टॉर्जन, ये भी सही है। और आपको पता रखना है कि जो मटेरियल होता है वो आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस भी होता है, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस होता है। और आपको पता है लोड जो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, लोड जो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू shaft A and B are made of same material, diameter of shaft B is twice that of shaft A, then the ratio of power which can be transmitted by shaft A to shaft B। तो देखिए
टॉर्क जो होता है टी जो होता है π/16 टॉ डी क्यू होता है, ठीक है, डी क्यू होता है। तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू हो गया, ठीक है। आपको पावर पता होना चाहिए, पावर इक्वल टू 2 × ओमेगा होता है। तो पावर जो हो गया टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर डी क्या है, डी टी जो है डी का क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पावर ऑफ ए बाय पावर ऑफ बी करेंगे तो डायमीटर ऑफ ए बाय डायमीटर ऑफ बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ए जो है, डायमीटर ऑफ बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि 1/2 हो जाएगा, का क्यूब करेंगे यानी कि 1/8। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। A long circular cylinder has a diameter d and length l. The cylinderness ratio of the column. तो cylinderness ratio निकालना है। तो cylinderness ratio क्या होता है, s cylinderness ratio जो होता है वो क्या होता है, cylinderness ratio होता है l इक्विवेलेंट बाई k होता है। अब k क्या होता है, √I मिनिमम बाई एरिया। तो I मिनिमम क्या होता है, π/64 d की पावर 4, और डायमीटर होता है π/4 d²। तो यहाँ से निकालेंगे तो k का वैल्यू जो आएगा d/4 आ जाएगा। तो d/4 आ जाएगा k का वैल्यू। तो l सिलेंडर से क्या हो जाएगा, l तो था ही पहले से, और d/4 करेंगे यानी कि 4l/d आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4l/d यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट द सिलेंडरनेस रेशियो। जब भी कॉलम शॉर्ट बोल रहा है, शॉर्ट मतलब क्या हुआ, उसमें क्या हो जाए, सिलेंडरनेस रेशियो होगा लेस देन 30 होना चाहिए। और शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट कॉलम, वो फेलियर किसके कारण, क्रशिंग के कारण फेल होता है, क्रशिंग के कारण फेल होता है। अगर लॉन्ग कॉलम पूछे, अगर मान लीजिए लॉन्ग कॉलम का बात करते हैं, तो लॉन्ग कॉलम में जो होता है ग्रेटर देन 80 होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो। और ये जो फेल होता है, फेल बाय बकलिंग, बकलिंग के कारण फेल होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, वो दोनों के कारण होता है, क्रशिंग और बकलिंग दोनों के कारण फेल होता है। इतना जानकारी आपको रखना है। आप पूछा है कि शॉर्ट कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लेस देन 30, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम इफ द वायर डायमीटर इज डबल एंड मीन रेडियस ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो डबल। देखिए वायर डायमीटर भी डबल कर दिया और मीन रेशियो ऑफ कॉइल भी डबल कर दिया, तो स्टिफनेस क्या होगा एज कम्पेयर टू, तो स्टिफनेस के जो होता है जी डी की पावर 4 8 d³ n होता है। ये क्या होता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए के डैश कोई नया स्टिफनेस लेते हैं, नया स्टिफनेस के डैश मानते हैं, तो के डैश जो होगा जी तो सेम ही होगा, ठीक है। अब डी जो है डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर डबल कर दिया, यानी कि 2 की पावर 4 कर दो, डी की पावर 4 तो रहेगा ही, ठीक है। और 8 हो गया, और जो वायर डायमीटर भी डबल हो गया, ठीक है, वायर डायमीटर भी डबल हो गया, मीन डायमीटर भी डबल हो गया, ठीक है। तो मीन डायमीटर वायर डबल हो गया, तो इसको भी डबल कर दो, क्यूब होगा इंटू n। तो यहाँ से क्या हो गया, दो ई चीज़ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, यानी कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 जो है एक्स्ट्रा निकल रहा है, 2 जो है एक्स्ट्रा निकल रहा है 8, ठीक है, 2 आपका एक्स्ट्रा निकल, यानी क्या ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीप स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू, लीप स्प्रिंग क्या होता है, लीप स्प्रिंग आर यूज्ड इन सस्पेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल, सस्पेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल और सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। आपको याद रखना पड़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपका इसका आंसर होगा। सस्पेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल के लिए यूज करते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल, और ये बेंडिंग स्ट्रेस के लिए ये सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 20 क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस किया बहुत ही अच्छा लगा, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। देखिए क्लिक एंड वॉच वीडियो, अगर आप जो आपको इमेज दिख रहा है इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस इमेज पर क्लिक करें और डायरेक्टली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जेई रीजनिंग का पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब में डायरेक्ट लिंक में चले जाएंगे, वहाँ से आप रीजनिंग देख सकते हैं। और 1000 GK क्वेश्चन का जो क्लास 1 है वो मैं कल ही अपलोड किया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये मैथ का जो है सीरीज़ चल रहा था, पहले मैं चला रहा था वो, उसका 29 लेक्चर अपलोड है मैथ का, और अब मैं मैथ का भी 500 MCQ का सीरीज लाऊंगा
और रीजनिंग का भी लाऊंगा, और जीएस और टेक्निकल का तो 1000 MCQ का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। अब 1-2 दिन में मैं मैथ और रीजनिंग का भी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होगा। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाल दूँगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप, चैनल और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप उस वीडियो, जो वीडियो देखना है उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।